तो फ्रेंड्स वेव्स वाले चैप्टर का सेकंड क्लास हम आज लेंगे। और येस्टरडे जो है मतलब फर्स्ट जो क्लास था वो प्राइमरीली काफ़ी लेवल पे इंट्रोडक्टरी था और उसमें आपको एक विजुअलाइजेशन देने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली वेव कैसे चलती है, कैसे होती है, ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल क्या है, मैकेनिकल क्या है, मैटर वेव क्या है। तो अब हम सीधा मुद्दे पे आएंगे और हम वेव की प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली अभी हमको जो अब आज से जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा बहुत आप लिख के रखो तो भी बेटर है। आपको नोट्स तो मिलेगी पर एक खुद के हाथ के नीचे से जाएगा, बड़ा वो मतलब उसका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ आज हम फिर से वेव की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो वेव कैसे दिखती है। अगर हम किसी स्ट्रिंग में से वेव पास करें तो इट मे लुक लाइक दिस। इसमें से ये ऐसे जाते हुए कुछ दिखेगी, ऐसे, है ना, एंड गोज ऑन, ऐसे वो कंटिन्यू हो जाएगी। दैट्स नॉट आवर मैटर। ये वेव होती क्या है तो हमने कल भी बहुत अच्छे से डीपली एक अच्छे विजुअलाइजेशन लिया कि ये जो रस्सी है ये ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, या फिर ये ऐसे एक तरीके से वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। अगर आप एक बार बस एक ऐसा डिस्टर्बेंस दे दो तो ये जो लूप है वो आपको कुछ ऐसे ट्रैवल करते हुए दिखेगा। मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊं, समझ लो कि पहली बार आपने ऐसा कुछ धक्का दिया तो थोड़ी देर बाद ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ आ चुका होता है, टाइम के साथ ट्रैवल करता है, ये ऐसे दिखता है। कुछ देर बाद ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ आ चुका होता है और फिर ऐसे ट्रैवल करता है। तो देखिए बस वो आगे बढ़ रहा है, वो जो डिस्टर्बेंस है उसमें क्रिएट हुआ वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहा है, इस तरफ मूव हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कि डिस्टर्बेंस या एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले फिर एक बार रिवाइज करते हुए, कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हुए क्या पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड तो ये आप वैसे तो अब ऑसिलेशन से जानते हो, फिर एक बार वेव में हम रिवाइज कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है तो कुछ भी समझने से पहले ऑसिलेशन के साथ अगर आप वेव को कंपेयर करो तो इसमें क्या होता है तो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट हो रहा है, मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट हो रहा है और एनर्जी जो है वो ट्रैवल हो रही है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल है ना, मैक्सिमम वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज योर एम्पलीट्यूड। ये हमने एक्चुअल में ऐसा ही डेफिनेशन क्या कहाँ देखा था, ऑसिलेशन में भी देखा था। तो हम बोलेंगे यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन, हम लिखेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन when wave is propagating through the medium, when wave is propagating through medium। इसको अगर हम थोड़ा सा पूरा मतलब स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड समझे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, मान के चलो ये कोई पार्टिकल है, ये ऐसे रस्सी बनी हुई है अलग अलग पार्टिकल्स की, दिस इज अ थ्रेड। अब हमने इसमें डिस्टर्बेंस जनरेट किया तो ये पार्टिकल यहाँ तक, सबसे ज़्यादा यहाँ तक जाता है और फिर इधर आता है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है। ये डिस्टर्बेंस इसके पास भी जाएगा, थोड़ी देर बाद इसके पास, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो पास ऑन होते जाएगा। बट हर एक पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाता है एक लेवल तक और फिर वो मीन पे आता है और फिर नीचे जाता है, फिर वो मीन पे आता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, मीडियम का। ये बात समझ में रखिए कि मीडियम का पार्टिकल है जिसमें से वेव ट्रेवल होने वाली है, उसका पार्टिकल। और कहां से, तो मीन पोजीशन से वो सबसे दूर कहां पर आया, जिस वक्त उस मीडियम से वेव प्रोपैगेट हो रही थी,
मतलब उस मीडियम से वेव प्रोपैगेट हो रही है, और उस प्रोपैगेशन के वक्त वेव का प्रोपैगेट होना मतलब क्या है, मतलब एनर्जी का ट्रेवल होना मीडियम में से। तो जब वेव प्रोपैगेट हो रही थी तो उस वक्त उस पार्टिकल ने कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया मीन पोजीशन से, दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड। आप इसको लिख के रख लीजिए एक बार, हम इसके बाद का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वेव लेंथ क्या होता है। वैसे तो कल मैंने आपको इसका इन सभी का इंट्रोडक्शन दिया था दोस्तों, बट फिर एक बार हम दोबारा देखने वाले हैं। वेव लेंथ, वेव लेंथ, एक बात समझो, इसको मैं अलग तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी रस्सी है जो अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई है, ऐसे है ये रस्सी, ठीक है। क्या होता है कि ये पार्टिकल को मैंने पुश किया तो वो इधर गया, फिर वो मीन पे आया, वापस आया, फिर वो नीचे गया और फिर वो वापस आया। इतने देर में वो डिस्टरबेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। क्या बोल रहा हूं, वेव ने मतलब एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने देर में, जितने देर में वो पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। पहला वाला पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, मीन से हटा, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आया और फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया और फिर मीन पे आया। इतने वक्त में, जितना टाइम इसको एक ऑसिलेशन करने को लगता है, उतने वक्त में वो वेव कुछ ट्रेवल करेगी, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, है ना। क्या बोल सकते हैं हम, इन द टाइम इन विच पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर इसको मैं वेवलेंथ को और एक तरीके से भी समझा पाऊंगा, बट नॉट राइट नाउ। अभी तो हम ऐसा ही लिखते हैं, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ए टाइम इक्वल टू, in a time in which particle completes its one vibration या फिर आप बोल सकते हो one oscillation। ये एक ऊपरी डेफिनेशन हुआ, टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है, मैं टेक्निकल डेफिनेशन को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पर एक बात और समझ लो, कितना डिस्टेंस वो वेव ट्रैवल करती है, तो मैं एक बात बता दूं कि जितना एक पूरा मतलब एक पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आने में जितना वक्त लगाएगा, उतने देर में वो वाली वेव यहाँ पहुंच चुकी होगी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। वेवलेंथ का जो सिंबल है वो लैम्बडा होता है, तो वेवलेंथ मतलब लैम्बडा क्या है कि पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन अ टाइम इन विच पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। तो जनरली एक पूरी वेव बनने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है, आप ये डायग्राम एक साथ देख लीजिए, क्या होगा, ये वेव पूरा का पूरा इतने डिस्टेंस में अगर बना तो ये वाला डिस्टेंस आपका वेव लेंथ हुआ। वेव की लंबाई मतलब ही वेव लेंथ, पूरा ये ऐसा है। बट इसके अलावा भी इसका एक डेफिनेशन है दोस्तों। एक्चुअल में इसका एक डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सच पार्टिकल्स विच आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये वाला डेफिनेशन आपको थोड़ा सा मैं फेज बताऊंगा, उसके बाद आते हैं, नहीं तो अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो आप क्या करिएगा, वेवलेंथ के लिए 2-3 लाइनें, थोड़ा सा 2-3 लाइनें और छोड़ दीजिए उसको, जस्ट लीव इट एज इट इज, के है ना। और थोड़ी देर में फिर उसके डेफिनेशन पे हम आने वाले हैं वेवलेंथ के। फिर है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो। हम कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम।
मीडियम के पार्टिकल को एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो वक्त लगता है वो आपका टाइम पीरियड है। हम इस पे टाइम नहीं बिताएंगे। टाइम पीरियड के बाद हमने फ्रीक्वेंसी देखी। फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार वो एक पार्टिकल ऑसिलेशंस करता है एक सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों टाइम पीरियड का सिंबल अगर हम टी लें तो हम ये जानते हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। इसको अब हम n लिखने की आदत डालेंगे। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे इसके बाद हम n। इसका डेफिनेशन मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम ऑसिलेशन में बहुत ज़्यादा बार, सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बार हम उसको देख चुके हैं। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट अगेन। अब आते हैं वेव वेलोसिटी पे। वेव वेलोसिटी दोस्तों, जब हम वेव मोशन में वेलोसिटी की बात करते हैं, प्रैक्टिकली हमारे पास दो वेलोसिटीज की बातें होती हैं। न्यूमेरिकल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। कौन सी? तो एक वेलोसिटी होगी ये पार्टिकल जो ऊपर नीचे जा रहा था। ये जो पार्टिकल ये ऐसे मोशन कर रहा था, मतलब ये पार्टिकल यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ गया, फिर यहाँ पे पहुँचा। तो ये जो मीन पोजीशन से जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो किसी वेलोसिटी से ऊपर बढ़ रहा है। तो ये वाली वेलोसिटी मतलब ऑसिलेशन वाली वेलोसिटी होगी। ये आप जानते हो कि कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वो कितनी होती है? तो वो होती है ए ओमेगा, है ना, सॉरी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑसिलेशन वाली ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। पर अब हमें देखना है कि ये एनर्जी, दो चीजें थी, पार्टिकल का ऑसिलेशन होना और एनर्जी का ट्रैवल होना। तो ये एनर्जी कितने स्पीड से ट्रैवल हो रही है, ये जो एनर्जी है वो कितने स्पीड से ट्रैवल हो रही है, उसकी वेलोसिटी, मतलब एनर्जी ट्रैवल होने की वेलोसिटी मतलब आपकी वेव वेलोसिटी हुई। वेव की आगे बढ़ने की स्पीड हम जानना चाहते हैं, वो कितने तेजी से आगे बढ़ रही है, मतलब एनर्जी। तो अब जब आप न्यूमेरिकल्स को फेस करोगे तो बिल्कुल दिमाग में फिट करके रख लीजिए, बहुत अच्छे से डाल के रख लीजिए कि वेलोसिटी दो अलग अलग तरीकों से यहाँ पे बात करी जाएगी। एक वेलोसिटी होगी पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो इस फॉर्मूले से दी जाएगी, और दूसरी वेलोसिटी होगी वेव के आगे बढ़ने की। तो जब हम वेव वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो वेव के आगे बढ़ने की वेलोसिटी हुई, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस उस वेव ने ट्रैवल किया एक यूनिट टाइम में। इसका डेफिनेशन वैसे तो बहुत सिंपल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके बॉस, हम कहते हैं कि उसने लैम्बडा इतना डिस्टेंस, जब वो लैम्बडा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो कितने टाइम में कर रहा होता है? टाइम पीरियड में। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला पीरियड टाइम क्या है? कैपिटल टी। तो लैम्बडा इतना डिस्टेंस, कैपिटल टी इतने टाइम में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्बडा डिस्टेंस टी टाइम में, लैम्बडा डिस्टेंस टी टाइम में। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, देखो अगर इसको मैं लिखूं लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो दोस्तों आपको पता है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो हम 1 अपॉन टी को लैम्बडा इंटू एन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला आपके पास मिला, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ये हाईली पॉपुलर फॉर्मेट है। अब आपको ये सब कुछ नोट करके रखना होगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मत करिए, पर वेव वेलोसिटी को नोट करके रखिएगा। वेव लेंथ के डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा वक्त है। एक डेफिनेशन तो हमने देखी, उसके अलावा एक और ज़्यादा इफेक्टिव वाली डेफिनेशन हमको वेवलेंथ की देखनी है, तो उसके लिए थोड़े वक्त बाद आपको वो पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ चलो, अगर इतना आपने जान लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले इस पे कि फेज कैसे होता है वेव का। तो इसके बाद का जो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, एक बात सुन लेना।
ये कॉन्सेप्ट ही पूरे चैप्टर की आत्मा है, उसकी सोल है ना। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हमें देखना है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा फेज। फेज क्या होता है, फेज ऑफ अ वेव। तो ये अगर आप बहुत तगड़े तरीके से एकदम थोरोली अगर समझ सकते हो, समझ जाते हो, तो आपको पूरे चैप्टर की सोल, आत्मा पता चल गई कि कैसे हम वेव को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, ये फेज है क्या, मतलब हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले समझना है। तो पहले तो आप फेज एंड फेज डिफरेंस पहले मैं समझा देता हूँ। इसको लिखने की कोई घाई नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं आता इसका ऐसा कुछ कि फेज बताओ, फेज डिफरेंस क्या है वो बताओ, बट कॉन्सेप्ट ज़रूर काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फेज एंड फेज डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिकली हम जब कोई वेव को प्रोपैगेट कराते हैं मीडियम से, तो हर एक पार्टिकल ऑसिलेशन में है, हर एक पार्टिकल ऑसिलेशन में है। अब हमें ये बताना है कि सोर्स से, मतलब मान के चलते कि यहाँ पे एक रस्सी का एक एंड था और यहाँ ये रस्सी ऐसे गई हुई है, यहाँ पे बांध के रखी हुई है, यहाँ से आपने इसको ऐसे एक झटका दिया, तो क्या होगा, यहाँ का पार्टिकल सबसे ऐसे करके कुछ, वो ये जो पार्टिकल्स है रस्सी के, अगर मैं बोलूँ ऐसे पार्टिकल्स दिखा सकता था तो, बट ये बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है यार, आप समझ सकते हो कि वहाँ तक वो गोले निकालते हुए जाना वगैरह। डायरेक्टली आप ऐसा समझ लो कि ऐसे पार्टिकल्स है पूरे रस्सी के, और है ना, अब मैंने यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, तो ये डिस्टर्बेंस कुछ ऐसे ट्रैवल करते हुए इस रस्सी के थ्रू जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, ऐसा कंसिडर करिए। अलग अलग पार्टिकल्स को हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स का नेमिंग भी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले पार्टिकल का जो सोर्स है, सोर्स को S लिखेंगे, ये है सोर्स, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है S पार्टिकल। यहां का पार्टिकल हम A लेते हैं, दिस वन इज B, C, D, E, ऐसे कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो बात समझो, अगर मैं यहां पर S को देखूं तो S, B और D और E, ये सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। जब वो वेव उसमें से ट्रेवल हो रही है तो सारे के सारे पार्टिकल कहां पर है, मीन पोजीशन पे है। मैंने यहाँ पे एक झटका दिया, कुछ देर बाद ये ऐसे गया, और मैं कंटिन्यूसली ऐसे वो वेव अब ट्रैवल करा ही रहा हूँ, मतलब एक बार डिस्टर्बेंस नहीं दिया, पहला डिस्टर्बेंस, दूसरा डिस्टर्बेंस, तीसरा डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू चल रहा है, तो वेव उसमें से कंटिन्यूसली ऐसे करके निकलते जा रही है, फ्लो होते जा रही है। कल मैंने आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया भी था, आज भी दिखा सकता हूँ, बट वही उसमें फिर से वक्त, मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद हो जाता है और क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अब हमको पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। तो फेज देखना है मतलब, या फेज डिफरेंस देखना है मतलब करना क्या है, हमें देखना है कि यहां से सोर्स से कोई भी एक पार्टिकल ले लीजिए, मैं कंसिडर करता हूं C नाम वाला पार्टिकल है, वो x इतने डिस्टेंस पे है, क्योंकि वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव x इतने डिस्टेंस पे है। तो उस वक्त पे ये जो पार्टिकल C है, ये जो कोई भी एक पार्टिकल हमने यहां पे कंसिडर किया, तो हमने ये C वाला लिया, ये जो पार्टिकल C है वो मीन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, ये जानना है मुझे। फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जाननी है, क्या जाननी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैं एक्चुअल में ये C पार्टिकल का स्टेट जानना चाहता हूं कि वो किस स्टेट में है। क्या वो C वाला पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पे है और अब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पे है या मीन पे है, या एक्सट्रीम या मीन के बीच में है। जैसे अगर मैं दो कोई और पार्टिकल समझ के लो कि ये वाला P वाला पार्टिकल है
और ये वाला Q वाला पार्टिकल है। तो फिलहाल ये पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम, मतलब ये जाके पूरा ऐसा ट्रेवल एक्सट्रीम तक तो पहुंचेगा ही ना दोस्तों, तो इतना पूरा ऐसा वाइब्रेशन तो ये करेगा ही, ये P वाला पार्टिकल। तो फिलहाल एट दिस मोमेंट ये P पार्टिकल मीन से और एक्सट्रीम के बीच में कहीं तो भी है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में। सिमिलरली Q के बारे में बोलोगे तो वो भी तो मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, ये भी तो पार्टिकल भैया ऐसे कुछ वाइब्रेशन करने वाला है। तो ये Q वाला भी पार्टिकल Q और पार्टिकल P का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट सोचूं तो इन बिटवीन मीन और एक्सट्रीम है, मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं तो भी। पर डायरेक्शन सोचूं तो P पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ, और Q जो है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। P is moving in the upward direction, so positive direction of velocity, और Q is moving in the negative direction, so it has a negative direction of velocity। सारी चीज का जो हम कह सकते हैं एक गाभा म्हणतो आपण त्याला, कोर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, फेज या फेज डिफरेंस जब मैं देखना चाहता हूं तो मैं किसी एक पार्टिकल को कंसिडर करता हूं, किसी भी एक पार्टिकल का फेज देखा जाएगा तो हम कहेंगे कि सोर्स से कुछ डिस्टेंस x पे, A वाला कुछ अलग डिस्टेंस पे, B वाला कुछ अलग, C वाला कुछ अलग, D वाला कुछ अलग, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो सोर्स से कुछ डिस्टेंस x पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑसिलेशन में होगा क्योंकि वेव ट्रेवल हो रही है। तो ऑसिलेशन में वो कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, मीन से कितने दूरी पे है, मीन पे है या एक्सट्रीम पे है या मीन और एक्सट्रीम के बीच में है। पहला मुद्दा ये देखना है सोर्स से x डिस्टेंस का पार्टिकल कहां पर है, ऑसिलेशन में कहां पर है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, मतलब वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, या मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है या नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है। ये चीजें आइडेंटिफाई करना ही दोस्तों, ये चीजें आइडेंटिफाई करना ही हमें क्या करना है, फेज और फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज मतलब आपको ध्यान में आ गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना, ये हो गया आपका फेज। कि आप किसी पार्टिकल्स का फेज फाइंड आउट कर रहे हो, किसी पार्टिकल का फेज फाइंड आउट कर रहे हो, तो सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर हम किसी पार्टिकल का फेज पता कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल मीन से कितने डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। क्या करना है हमें, मीन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है और डायरेक्शन क्या है उसकी, ये फाइंड आउट करना किसी पार्टिकल का मतलब फेज पता करना, फेज पता करना। ठीक है, अब ये बताइए फेज डिफरेंस क्या। तो क्योंकि P और Q देखा जाए तो सेम डिस्प्लेसमेंट पे है पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसके और इसके फेज में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस है, वो आपका फेज डिफरेंस हो गया, है ना। तो फेज डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीजें आपको क्या बताएगी दोस्तों, आपको बताएगी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको मैथमेटिकली लिखना होगा, ऐसे कुछ हवा में तीरंदाजी नहीं चलेगी, तो वी हैव टू राइट इट मैथमेटिकली। ऑसिलेशन में भी हमने यही पढ़ा, वेव में भी वही पढ़ रहे हैं, पर ऑसिलेशन में पार्टिकल ऐसे ऐसे बस एक जगह पे था, यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स है। मतलब यू कैन से कि सी वाला पार्टिकल किसी और फेज में है तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में, डी वाला पार्टिकल किसी और फेज में है, ऐसा आप कह सकते हो। एक बात, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फेजेस कैसे आइडेंटिफाई करी जाए। बहुत आसान है, बहुत कुछ इसमें आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको ये देखना है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है इनको। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करते वक्त क्या हम सबसे पहले समझें तो हमें कुछ बेसिक टर्म को समझना होगा। एकदम बेसिक टर्म है, पहली टर्म है इन फेज होना। इन फेज, ये क्या मतलब हुआ, इन फेज होना, ये बहुत बार हम यूज करेंगे, बात करेंगे, शब्दों का मीनिंग समझ में आना या पता रहना बहुत जरूरी है। इन फेज मतलब क्या, इन फेज जब हम कहते हैं तो कोई भी दो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ लो कि मैं कहता हूं कि B और E, पार्टिकल B
और एक्चुअल में ई तो नहीं, या ऐसा कहो कि पार्टिकल ए और पार्टिकल ई इन फेज है। इन फेज है का मतलब दूसरा ये भी है कि दोनों का सेम फेज है। फेज मतलब क्या, मैं बता चुका हूं कि किसी भी पार्टिकल का मीन से डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इन फेज है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है आपका कौन सा पार्टिकल ए एंड ई सेम फेज में है या इन फेज है। मतलब क्या, पार्टिकल ए एक्सट्रीम पे है, हाँ एक्सट्रीम पे है। पार्टिकल ई एक्सट्रीम पे है, हाँ एक्सट्रीम पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ऐसा कैसा बोलते सर, सी भी तो एक्सट्रीम पे है, हाँ सी भी है, बट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए का, सी का और ई का, ए सी और ई, ये वाला एफ लेना है था, हाँ। ए सी और ई तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तीनों ही एक्सट्रीम पे है। बट दूसरा वाला देखो डायरेक्शन, तो ए का और ई का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी सेम है। मतलब अगर ए ऊपर जा रहा है तो साथ में ई भी ऊपर जा रहा है, अगर ए नीचे जाएगा तो साथ में ई भी ऊपर नीचे जाएगा। पर यहां पे ऐसा होगा क्या, ए और सी के साथ चाहे डिस्प्लेसमेंट सेम हो, ये भी एक्सट्रीम पे ये भी एक्सट्रीम पे, पर जब ए नीचे आ रहा होगा तो सी ऊपर जा रहा होगा, जब ए ऊपर जा रहा होगा तो सी नीचे आ रहा होगा, अपोजिट हो गया। तो इन फेज होना या सेम फेज होना मतलब पार्टिकल ए एंड ई हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, एंड सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बात समझो कि आपका जो पॉइंट ए और ई है वो दोनों ही ऊपर और नीचे एक साथ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट सेम और डायरेक्शन भी सेम। ऐसे पार्टिकल्स को हम सेम फेज होने वाले पार्टिकल या इन फेज वाले पार्टिकल कहते हैं, जो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सेम हो, एक साथ, मतलब एक साथ वो ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। अब आप अगर यहां पे कंपेयर करोगे ना दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल एस और डी, बी और एफ, अगर यहां पे ई एफ जी, अगर ये वाला पॉइंट मैं जी ले लूं ना तो पार्टिकल सी और जी सेम फेज में होंगे, ठीक है। या फिर अगर ये आपका सी पार्टिकल, अगर हम दो स्पेशल केस के और पार्टिकल कंसिडर करें, ये वाला हम कहे कि भैया ये m वाला पार्टिकल है यहां पर और यहां पर n वाला पार्टिकल है, तो सोचो m पार्टिकल जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे n पार्टिकल भी है। अगर m पार्टिकल अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो n भी पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो mn, ये आपका b और f, s और d, a और e, ये सारे के सारे पार्टिकल इन फेज है, सेम फेज है। अच्छा, इतना क्यों स्ट्रेच किया इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैंने कहा था कि वेवलेंथ की और एक डेफिनेशन लिखेंगे। अब आते हैं उस पे। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज, वेवलेंथ का एक और डेफिनेशन मैंने कहा था आपको कि 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा। क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन, क्या देख रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स which are in same phase of a wave is called as wavelength। ये डेफिनेशन लिख लीजिए जहां पे आपने 2-3 लाइनें छोड़ी, और इसको अब मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसको लग के आने वाला, अगला जो कोई आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर s है तो उसके बाद सेम फेज वाला पहला पार्टिकल d आया तो s और d कॉन्जिक्यूटिव हुए,
है ना, क्योंकि सेम फेज वाला ये भी तो आ सकता था, ABCDEFG H वाला, है ना, H वाला पार्टिकल भी तो सेम हो सकता था। S है, D है और H है। S, D और H तीनों का क्या होगा, फेज सेम होगा, तीनों की डिस्प्लेसमेंट मीन पे है, तीनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब तो ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव है, तीनों ही सेम फेज में है। पर कॉन्जिक्यूटिव कौन हुए, जो S को सबसे पहला आया, सबसे पहला जो है, मतलब लग के आने वाला, बिल्कुल लग के आने वाला। तो ऐसे दो लग के आने वाले, बैक टू बैक आने वाले पार्टिकल्स, एक के बाद एक आने वाले पार्टिकल्स जिनका फेज सेम हो, ऐसे दो पार्टिकल्स जो बैक टू बैक आ रहे हैं, लग के आ रहे हैं, जिनका फेज सेम हो, उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आपका वेवलेंथ होता है। देखिए A और D, A या S और D के बीच का डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं, S और D के बीच का डिस्टेंस। मैं ये पूरा का पूरा कचरा भी हटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि फिर थोड़ा सा डायग्राम जितना खुला खुला रहेगा आप आसानी से समझ पाओगे। S और D के बीच का डिस्टेंस है वेवलेंथ, क्योंकि बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज। या A और E के बीच का, आप अगर ये समझोगे A और E, तो A और E भी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लग के बैक टू बैक आने वाले पार्टिकल्स है, एक के बाद एक आने वाले पार्टिकल्स है ना। ये कैसे, एक के बाद एक आने वाले पार्टिकल्स है जिनका फेज सेम हो। तो इन फेज, सेम फेज क्या होता है, पार्टिकल A एंड E है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। हम यहां पे बोल सकते हैं दैट इज दे आर इन सेम फेज। ये आपको एक्चुअल में एक नोट करके लिखना है, आपको बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, बट ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। और वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ होती है ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स जिनका फेज सेम हो। यहाँ पे कौन कौन है आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, S और D है, A और E है, यहाँ का ये जो आपका C है, C और G आपके सेम फेज वाले पार्टिकल है। D और H, D और H, D के बाद कौन आया, H, तो D और H कंसेक्यूटिव है, S और D कंसेक्यूटिव है, इस तरीके से चलेगा, है ना। ये हो गया आपका सेम फेज वाले पार्टिकल और वेवलेंथ की और एक डेफिनेशन। चलो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अब हम फेज कैसे नापेंगे, कैसे गिनेंगे, इसके तरफ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलो अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम फेज क्या होता है इसको समझ रहे थे, है ना। अब फेज डिफरेंस की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ चलेंगे। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन से आपको देखना है, क्योंकि बता चुका हूँ ये वाला टॉपिक आपको बोर्ड में नहीं होगा, पर यही पूरा सोल है, आत्मा है हमारे इस चैप्टर की। ये समझ जाओ तो एंट्रेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चन, CET के बहुत सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली डील कर सकोगे। आपको ये वाली बस बातें अभी समझनी है, बहुत बढ़िया तरीके से समझनी है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, मैं क्या कहता हूँ कि एक रस्सी है, ऐसे स्ट्रेट वो जा रही है इन्फिनिटी तक। मैंने इस रस्सी में वेव्स जनरेट करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूसली वेव जनरेट कर रहा हूँ। पहला जैसे मैंने पहली वेव जनरेट करी तो वो ट्रैवल होने लगी, वो ऐसे जाने लगी, कुछ देर में यहाँ पहुंची, फिर वो यहाँ पर पहुंची, फिर वो यहाँ पहुंची, और जस्ट थोड़ी देर पहले वो वेव यहाँ, या एक आप हाँ एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पर पहुंची है। जस्ट अभी कुछ वक्त पहले ये वाली वेव यहाँ पहुंची है। मैं इसको इस पॉइंट को A नाम देता हूं, A नाम। तो एट दिस मोमेंट ये A का जो फेज है वो 0 है। व्हाट इज द फेज ऑफ A? 0 डिग्री, ठीक है। पर अगर आप इससे पहले वाला ये वाला पार्टिकल चेक करोगे तो B का जो फेज है, देखो B का जो फेज है वो यहां से π/2 आगे है। हम देखो B, आपको लगेगा कि B वाला पार्टिकल तो पीछे है सर एक है, आप फेज आगे हो बोल रहे हो। देखो B पीछे है, पर फेज B का फेज, मैं क्या बोल रहा हूं, B का फेज आगे है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर बहुत अच्छे से बढ़िया से समझो क्या है। अगर A कैसा है, फिलहाल टॉप पोजीशन पे है इस वक्त पे। अगर A को अगर यहां पे पहुंचना है, A को अगर यहां पे पहुंचना है
थोड़ा सा मैं सीक्वेंस एक बार चेक कर लेता हूँ, मतलब बदल देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग आसान होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बदल रहा हूँ ज़्यादा, बस एक फेज की बात बदल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लेते हैं हम ए, है कि नहीं? यहाँ लेते हैं ए, तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ का पार्टिकल होगा आपका बी, बस रिवर्स ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो अगर ए को बी वाला, बी पीछे है, एक्चुअल में डिस्टेंस में पीछे है, बट बी का फेज आगे है, ऐसा मैंने लिखा। कितने से आगे है? तो हम बोलेंगे π/2 रेडियन से और 90 डिग्री से। बी का फेज ऑफ बी हम बोलेंगे 90 डिग्री और π/2 रेडियन से आगे है। किसके कंपैरिजन में आगे है? ए के फेज के कंपैरिजन में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये तो आपको पता है यार कि ये π/2 क्यों लिया, ये π/2, ये फिर रिवर्स जाओगे तो पाई हो जाएगा, फिर ये 3π/2, ये क्या होगा, है ना, 2π। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ए को बी की स्ट्रेट अटेंड करनी है तो उसको अगला π/2 चलना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्टेंस में बी पहले ही है, मतलब इधर है ना, पहले ही है। तो ये स्टेटमेंट से ज्यादा ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। बी का फेज आगे है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर ए को बी के जगह पे आना है, जब जिस मोमेंट पे, जिस फेज में अभी बी है, तो ए को π/2 और आगे चलना होगा अगली बार, और उसको आगे π/2 कवर करना होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ए का फेज बी से, या बी का फेज ए से π/2 रेडियन से आगे है। ए को बोलोगे तो ए का फेज बी से पीछे है, ए लैगिंग द बी या फिर बी लीडिंग द ए, दोनों तरीके से। बी का फेज आगे है। अगर आप यहाँ पे अगर सी में जाओगे तो ये कितने का फेज है यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में। अब अगर ए ऊपर की तरफ जाने वाला है तो सी अगली बार नीचे की तरफ जाने वाला है। इसके लिए ये कितना हो गया, 180 डिग्री, और हम बोलेंगे पाई रेडियन, रेडियन को है ना, पाई रेडियन। अगर यहाँ पे आओगे तो ये क्या हो गया आपका 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन। और अगर ये C, ये D है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट E को ले लूँ तो ये क्या होगा 2 या 360 डिग्री, आप बोल सकते हो 360 डिग्री और 2π रेडियन। तो अगर आप अच्छे से देखो तो जब दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस, देखो B A से π/2 रेडियन पीछे आगे, C A से पाई रेडियन आगे, D A से 3π/2 रेडियन आगे, E A से 2π रेडियन आगे। तो जिन दो पार्टिकल्स के बीच में 2π रेडियन का फेज डिफरेंस है, हम कहेंगे उन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में लैम्बडा इतना पैथ डिफरेंस है या वेवलेंथ है उनके बीच की, है ना, डिस्टेंस है। जिन दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस 2π होगा, उन्हीं दो पार्टिकल के बीच का जो पैथ डिफरेंस है, लेंथ का डिस्टेंस डिफरेंस है, वो कितना होगा, लैम्बडा। हम कहते हैं 2π रेडियन का फेज, 2π रेडियन फेज डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने जा रहा है। फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड्स, क्या करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा पैथ डिफरेंस। जिन दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस 2π होगा, उनके बीच का पैथ डिफरेंस लैम्बडा होगा। 2π करस्पॉन्ड्स लैम्बडा पैथ, 2π फेज करस्पॉन्ड्स लैम्बडा पैथ। ये आपको समझना है। कोई भी अब दो पार्टिकल उठा लीजिए, है ना, ये और ये अगर देखोगे तो इन दो पार्टिकल के बीच का भी फेज डिफरेंस, फेज का डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, डिफरेंस, फेज का डिफरेंस 2π होगा, अपने आप उनके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा होगा। तो हमें क्या देखना है, 2π फेज करस्पॉन्ड्स लैम्बडा फेज, लैम्बडा पैथ। 2π का फेज मतलब लैम्बडा का पैथ। ये आपको बहुत ही तगड़े तरीके से समझ लेना है ना। तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। फिर एक बार अगर 2 मिनट में समझाऊं, अगर मैंने एक रस्सी में ऐसा वाइब्रेशन दिया तो ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करेगा,
जब कोई पॉइंट जब ए पे पहुंचा है, हम मानते हैं, ऐसा मान के चलो कि ए जो है वो 0 अगर फेज मानते हैं तो ये वाला, इससे यहाँ का पार्टिकल π/2 से पीछे आगे है, ये वाला पार्टिकल π से आगे है, ये वाला पार्टिकल 3π/2 से आगे है, ये वाला पार्टिकल 2π से आगे है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही निकल चुका था, ये तो बाद में आया। ये तो देखो यहाँ का जो पार्टिकल है, मैं अगर इसको नाम दूँ ABCDE, तो E वाला पार्टिकल पहले ही ऑसिलेशन चालू कर चुका था, A का तो बाद में आया। तो पहले आगे कौन है? E वाला पार्टिकल, A वाला लैगिंग है, मतलब पीछे है। एक बात। दूसरा, A और E में कितने का फेज का डिफरेंस है? तो 2π का फेज का डिफरेंस है। बात और एक बात समझना, ए जब वाइब्रेशन चालू करेगा, ई का एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि उतने देर में वेव ए पे पहुंची जितने देर में ई ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका 0 वाइब्रेशन है तो ई का एक वाइब्रेशन हो चुका है, मगर अगर मतलब ए का nth वाइब्रेशन है तो ई का n+1th वाइब्रेशन हो चुका है, एक वाइब्रेशन वो आगे है ना। इसको अगर आपको फिर एक बार समझना है, चलो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। नोट्स में मतलब नोट करके लिखिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बोर्ड में नहीं आता कि भाई फेज डिफरेंस बताओ, फेज बताओ, इसका काम पड़ता है। एक वेव मैंने ये एक रस्सी और इस रस्सी में वाइब्रेशन जनरेट किया, तो ई पार्टिकल ये अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ। ए वाला पार्टिकल आगे बढ़ना चालू किया, जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा तब ये वेव आगे ऐसे बढ़ रही होगी। जैसे ही इस ए का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वेव यहाँ पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ का पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे पहुंचेगा सी पे। मुझे बताना क्या है, जब वेव बी पे पहुंची तो ए का एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका था, जब वेव सी पे पहुंची तो ए के 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुके थे। देखो, जब वेव सी पे पहुंची तो सी का 0 वाइब्रेशन, बी का 1 वाइब्रेशन और इसके 2 वाइब्रेशन, तो वो हर बार एक से ज्यादा वाइब्रेशन में है। जब ये वेव यहां पे पहुंचेगी तो आपको समझना है कि समझ लो डी पॉइंट पे पहुंची तो इसके 3 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 1 2 3। जब इसने 3 बार इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ए ने 3 बार ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। ए क्या कर चुका है? 3 बार अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है। एक वाइब्रेशन वो हर बार ज्यादा आगे है, इसीलिए हम क्या करें कि वो आगे है, उसका फेज क्या है? लीड करता है, आगे होता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। फेज का डिफरेंस, तो इसका फेज फिलहाल जब 0 है तो इसका फेज 2π, एक पूरा वाइब्रेशन हो चुका है मतलब 2π हो चुका है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 2π। जब आप ऐसा समझो कि इसका D का फेज जब 0 है तो C का फेज 2π हो चुका होगा, एक वाइब्रेशन, फिर B का फेज उस वक्त 4π हो चुका होगा और इसका फेज आपका 6π। हर एक बार दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2π ही होगा। इसका देखो 0 और 2π के बीच का डिफरेंस 2π, 4π और 2π के बीच का डिफरेंस 2π, 6π और 4π के बीच का डिफरेंस 2π। तो ऐसे पार्टिकल जिनका फेज सेम हो उनके बीच का फेज डिफरेंस 2π होता है, एक बात है ना। और इन फेज वाले के बीच में जो जितना फेज, जिन 2 पार्टिकल का फेज डिफरेंस 2π होता है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा। देखो ना, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा, इसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा, इसके है ना, इसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा। अगर आप इन ए और सी के बीच में देखोगे तो 2 लैम्बडा, 2 बार लैम्बडा आया है कि नहीं। अगर आप ए और डी के बीच में देखोगे तो 3 बार लैम्बडा आएगा। ये आपको बातें समझनी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या बहुत डिफिकल्ट गया हो या कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे ज़रूर बताइए। मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि आप फेज और फेज डिफरेंस को अच्छे से समझ जाओ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है आपके दिमाग में तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करके पूछिए।